हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फरवरी 2014 का पेपर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उससे उससे अपेक्षा की जा सकती है। मतलब बता रहा है कि प्रगतिशील जो शिक्षा का होता है उसका मॉडल में सामाजिकरण किस प्रकार से बच्चों का सामाजिकरण, मतलब बच्चों को सामाजिक कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक जो है, जब भी सामाजिक बच्चों को बनाना होगा तो वो समय नष्ट करने वाला नहीं हो सकता है और न ही गुड स्कोर के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो है परित्याग करे और सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। तो अच्छी श्रेणियां पाने वाले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सिर्फ गुड मार्क्स के लिए अगर किसी को सामाजिक बनाया जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करे और सामाजिक कौशल सीखे। सबसे अप्रोप्रिएट अभी तक में तो यही लग रहा है। और वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का, समाज में जो भी जिस तरह का भी गलत नियम हो सही नियम सबको जो है मानते चले जाना, तो ये कहीं से भी उसको सामाजिक बनाने और एक जो है प्रगतिशील शिक्षा का तो काम नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदत्त किया गया है। ठीक है ना, मतलब विद्यालय द्वारा कुछ भी अगर सिखा दिया जाता है, कुछ भी कहा जाता है, उन सबको स्वीकार करना। तो इन सब में ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी से जो है निर्वाह करें और जो है सामाजिक कौशल सीखे। क्योंकि क्वेश्चन में ना जो है आपको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ही लगाना होता है। तो यहाँ पे इसका जो है दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरीक्षण, संज्ञात्मक विकास, अंतर्दृष्टि, अधिगम। इसके लिए आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत पता होना चाहिए। तो उन्होंने पारस्परिक शिक्षण को कहा है, मतलब उन्होंने कहा था सामाजिक समाज और संस्कृति जो किस प्रकार से जो है काम करती है, मतलब कि तो बच्चों जो एक दूसरे के सहयोग से जो है क्या होता है, समाज में बच्चों का विकास होता है। मतलब बच्चे जब समाज में और संस्कृति से जो है मिलते घुलते हैं तो बच्चों का विकास होता है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, वो पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग या फिर पारस्परिक शिक्षण का मतलब हुआ कि सहयोग के द्वारा जो है पढ़ना और लिखना सीखना या अपने कौशल का विकास करना जो है सहयोग के द्वारा, इसे ही जो है रेसिप्रोकल शिक्षण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षिका अपने कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के नैतिक के किस चरण से है, मतलब कहा जा रहा है शिक्षिका कह रही है सभी को सब कुछ काम दे दिया गया है, सबको प्रतिभाशाली ढंग से सिखा दिया गया है, अब आप जो है बिना किसी की सहायता से जो है काम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, शिक्षिका के द्वारा एक नियम बताया जा रहा है, एक कानून बता दिया गया है। तो इसका आंसर जो है पहला होगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था की होगी, क्योंकि कोहलबर्ग के अनुसार उन्होंने 6 चरणों की बात किया था और 6 चरणों में जो है इसमें जो है ये जो है कानून व्यवस्था का उदाहरण देके इसको पूछा जा रहा है कि कानून व्यवस्था किसका उदाहरण है। तो ये कानून व्यवस्था के 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, किस चीज़ को विकसित कर रही है, तो वह स्वायत्तता को विकसित कर रही है, क्योंकि नियमों के प्रति घृणा नहीं हो सकती, किशोरावस्था अखाड़ापन नहीं हो सकता, परिपक्वता नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन देख के ही आप इसको लगा सकते हैं। जो है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार है। तो जॉन ड्यूवी ने क्या कहा है, जॉन ड्यूवी नहीं भी कहें तो भी आप जानिएगा, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान है, प्रजातंत्र को कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं नकारा जा सकता है और गलत नहीं कहा जा सकता है। पहले कहा जाता होगा, आज के डेट में तो नहीं कहा जाता। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसका आंसर दूसरा ही होगा, क्योंकि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला जिज्ञासु विद्यार्थी, तो बहुत जिज्ञासु होते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए और सुनना नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ उसका ऑब्जर्व करो, उसके जो कहता है उसको मत सुनो। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भाषा अवबोधन संबंध किससे है, तो ये भाषा घास से है, ये चौथा इसका आंसर होगा। अफेसिया, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये तो जैसे सीधे रखी है। निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि बहुबुद्धि का इसमें 3 आलोचना बताया गया है और एक ऐसा जो इसमें जो है गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, गार्डनर थे, और उनकी 3 आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन एक ऐसा जिस पर आलोचना नहीं की गई है, तो वही आपको इसमें से ढूंढना है। तो 3 आधारों पर कुछ आलोचना की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि बुद्धि क्या होता है, शोधाधारी नहीं होता, ये शोधाधारी नहीं, मतलब शोधाधारित नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए,
कीजिए रिसर्च बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो है बुद्धि क्या होती है उस पर रिसर्च नहीं किया जा सकता है। और जब उन्होंने ये कहा था तो इसकी आलोचना की गई थी जो है अन्य जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, जो है इस आधार पर भी उनकी आलोचना की गई थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो इस आधार पर इनकी पर जो है आलोचना नहीं की गई थी। और इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ठीक है ना। बुद्धि का मतलब यहाँ पे बुद्धि का कोई अनुभव, क्योंकि उन्होंने अनुभव को ज़्यादा नहीं मतलब कि जोर दिया था। उनके अनुसार बुद्धि में जो है अनुभव का बहुत कम ही स्थान होता है। इन पे देखिएगा लैक्स लिखा है, इंग्लिश में लैक्स लिखा है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे कोई लिखा है, लेकिन कोई भी मनोवैज्ञानिक होगा या कोई भी होगा तो वो ये तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को नकार देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता है। तो इसमें लैक इंग्लिश का ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है तीसरा इसका आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने जो है क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति में कुछ अलग सा प्रतिभा होती है और किसी खास में उसका जो है बुद्धि ज़्यादा बेहतर ढंग से डेवलप करता है। यही कारण है कि आप जो है हर व्यक्ति को अलग अलग सेक्टर में काम करते हुए देखते हैं। और लेकिन जब उन्होंने कहा कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धति की मांग करती है, ठीक है ना, एक ढांचे की मांग करती है, तो इसी आधार को उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों ने कहा था कि जो है बुद्धि तो भिन्न भिन्न तरीके से हो सकती है, लेकिन क्या होता है वो जो है हर व्यक्ति के लिए जो है विभिन्न पद्धति की भी मांग करती है। तो इस आधार पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या की थी, उनकी आलोचना किया था। बहुबुद्धि सिद्धांत ये भी गार्डनर से है कि वैध नहीं माना जा सकता, ये भी वही है। सेम पूछा जाता है कि बताइए कि वैध उसे क्यों नहीं माना जाता, क्यों नहीं उसे सही माना जा सकता है। तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है, किसी टेस्ट के द्वारा बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है, उन्होंने ये कहा था। तो आज आप देखेंगे कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे बुद्धि का मापन किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी और इसे आप आज भी वैध नहीं माना जा सकता है कि मतलब बुद्धि का मापन नहीं हो सकता है। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है, साथ ही उन्होंने जो है अन्य जितने भी 3 हैं वो जो है उसको वैध माना गया है, क्योंकि इन्होंने उन्होंने पहले 7 बुद्धि की बात की थी, बाद में उन्होंने 8 बुद्धि की बात किया, ठीक है ना। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देते हैं, ये बात सच है। उनके अनुसार जो है बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं। यह केवल अब्राहम मैस्के के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो है दूसरा आंसर इसका जो है सही होगा। कक्षा में विद्यार्थियों के जो है व्यक्तित्व विभेद मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि इंडिविजुअल को नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब होता है कि डिफरेंस हर व्यक्ति में एक अलग अलग क्षमताएं होती है, ठीक है ना। तो उन क्षमताओं का उपयोग करने की ज़रूरत होती है, उसे नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ ये बोला कि लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, ठीक है ना, अनुपयुक्त है। पहले ही शब्द इस तरह का वर्ड यूज कर लिया जा रहा है, क्योंकि अगर मतलब कि विविधता को लोग अगर गलत दृष्टिकोण से होता, उसका नेगेटिव मतलब होता, तो कभी भी जो है भारत को ये नहीं करता कि भारत विविधता का देश है, ठीक है ना, विभिन्न तरह का देश है। तो यहाँ पे क्या होता है जो है इंडिविजुअल जो है, अब देखिएगा तो इसका चौथा कह रहा है लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, ठीक है ना। तो जो विविधता जो होती है वो आप ये देख सकते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क का जो है संरचना किस प्रकार से है, इसमें जिसको जानने में जो है क्या होता है, जो है टीचर को इससे फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए विविधता क्या होती है वो जो है गलत नहीं कहा जा सकती। इसका आंसर चौथा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था पहले का बात कहा जाए कि ताकि राष्ट्र में शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, ठीक है ना। तो ये गलत है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर अभी तक में यही लग रहा है। विद्यार्थियों की उन्नति बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। टीचर के अभिप्रेरणा से जो है विद्यालय का आकलन का कोई महत्व नहीं हो सकता है। फिर आगे देखते हैं कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करे। तो इन सब में जो है आप देखेंगे तो इन सब में आपको जो है सबसे जो है अप्रोप्रिएट जो आंसर लगेगा, क्योंकि देखिए आंसर
इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि बहुत कुछ होता है कि सही होता है, लेकिन क्या होता है लगता है कि वो भी सही हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना आपको एप्रोप्रिएट आंसर पूछना है कि कौन सा सबसे इसमें सही माना जा सकता है। तो इस तरह से इसका दूसरा आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। तो इसमें 3 विकल्प ऐसा है जो कि एक जैसा है और एक विकल्प अंतर है। जैसे कि इसमें प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित किया जाए, पहला प्रश्न से संबंधित किया जाए, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, मतलब ये भी प्रश्नोत्तर से संबंधित है। प्रश्नोत्तर क्विज परिचालन करना, ये भी प्रश्न से संबंधित है। और स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये इससे डिफरेंस बता रहा है, ये तीनों से अलग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, ठीक है ना। जैसे क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका मतलब मूल्यांकन, गणित के प्रश्न में मूल्यांकन का जो है कोई महत्व नहीं होता है, मूल्यांकन तो इवैल्यूएशन होता है, ठीक है ना। उपलब्धि के लिए वर्गीकृत मूल्यांकन नहीं हो सकता है। पिछली रात दूरदर्शन पर किए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, ये सृजनशील था। क्रिकेट देखने में सृजनशीलता का कहाँ बात आता है, क्रिकेट तो खाली देखा जा रहा है। जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिख रहा है खाली कोई चिकन पकाने के लिए, तो उसमें अनुप्रयोग कहाँ से करा। अनुप्रयोग का मतलब होता है कोई नई चीज़ का जो है नई विधि का जो है प्रयोग करना, ठीक है ना। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को मापने में सर्वाधिक यहाँ पे आपको निर्धारित ही करना है, मतलब आपको विश्लेषण करना है। निर्धारित करना मतलब हो गया विश्लेषण करना। आपको खुद ही बोल रहा है कि आप इनमें से बताइए कि जो है कौन सा मापक सही होगा। इसका मतलब जब तक आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते हैं कि मापन में कौन सा परिणाम सर्वाधिक अच्छा हो सकता है, ये आप नहीं बता सकते। तो इसका चौथा आंसर होगा, निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आप की इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। आप उसकी सफलता हेतु उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सही बात है। अगर किसी व्यक्ति के ये सबसे अभी भी यही देखने में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में ना विश्वास भर दिया जाता है ना कि कोई कर सकता है, तो वो चाहे कितना भी जो है वंचित हो या कितना भी जो है कमज़ोर हो, वो अपने आप को फिर प्रूव कर सकता है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी बात देखो, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप उसकी रुचि विकसित करेंगे। सिर्फ पढ़ाने में नहीं, आप लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना जैसा शब्द नहीं हो सकता। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, ठीक है ना। किसी से अपेक्षा ऊंचा रख लेने से उस बच्चे का विकास हो जाएगा, वंचित ऐसा कुछ नहीं होता। और तुलना का बात जब भी आए तो उसको जो है ऐसे ही नेगेटिव मान के उसको काट देना है। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। तो विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा है। उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, ये याद रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। मतलब विकास कैसा कौन सा डिजीज़ है जिसके चलते विकास रुक जाता है। तो आत्मविमोह ऑस्टिम एक तरह का बीमारी है जिससे विकास रुक जाएगा। प्रमस्तिष्क घात, ठीक है ना, सेरिब्रल पल्सी जो है पल्सी, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क घात का मतलब होता है दिमाग में जो है कोई प्रॉब्लम आ जाना। पर अभी घातक तनाव अगर अभी जो है आपको जो है अभी घातक नहीं समझ में आ रहा है तो स्ट्रेस तो समझ में आ ही रहा होगा। तो अगर स्ट्रेस से जो है विकास का कोई लेना देना नहीं होता है। न्यू अवधान प्रक्रिया विकास, तो ये तो ऐसे भी जो है अटेंशन डिफिसिट जो है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ऐसे ही नाम दे दिया है। तो ये आपको जो है इसका आंसर आपको तीसरा होगा। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें और परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें शिक्षण की बहुत सारी विधियां बताई जा रही है, जिसमें से आपको पहला बताया जा रहा है मल्टीपल पेडागोजी टेक्निक, ठीक है ना, अपनाया जाएगा। मतलब कि बहुत तरीके से मल्टीपल किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके लिए टेक्निक अपनाई जाएगी। फिर उसके बाद से आपको जो है वर्गीकृत किया जाएगा, उसको वर्गीकृत अधिगम सामग्री उसको दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से बहु आकलन तकनीक, मतलब सीधे सीधे आप ये कह लीजिए कि बहुत तरीके से, मतलब कि किसी बच्चे को उसको पढ़ाने के लिए बहुत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वह किस तकनीक के अंतर्गत आएगी, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पहला है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप को आप जो है UDL, मतलब जैसे कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग इसमें दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, इसको आप सीधे सीधे एक शब्द में अगर कहेंगे तो इसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा।
मतलब समावेशी शिक्षा मतलब इसका एक आप कह सकते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है ना। एक सिंपल वर्ड में अगर कहेंगे तो इसे समावेशी शिक्षा कहेंगे। मतलब कि बच्चों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर देना और ये बता देना कि मतलब कि बच्चों को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे पढ़ाना, ठीक है ना। अगर कोई डिसेबल है तो उसे डिसेबल के अनुसार पढ़ाना, अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है ना। बहुत तरीके से मतलब उसे विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाना, उसके कहते हैं सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। अब कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण आ रहा है। उपचारात्मक शिक्षण आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रेमेडियल। रेमेडियल मतलब क्या होता है? रेमेडियल मतलब होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे अगर कोई दृष्टिहीन बाधित बच्चा है तो उसे कैसे पढ़ाया जाए, या फिर मान लीजिए कोई समझता कम है तो उसे उसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के तहत किसी बच्चे को पढ़ाना, उसे क्या कहा जा रहा है? उसे उपचारात्मक शिक्षा कहा जाता है। और विभेदित अनुदेशन मतलब क्या होता है? विभेदित अनुदेशन मतलब होता है कि बच्चों के बीच जो भी अंतर है, ठीक है ना, और समानता हो, उसको आप पहले समझ लीजिए और समझने के आधार पर क्या करना है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन के मतलब बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को उसके अनुसार गाइड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अनुदेशन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है उसको एक दूसरा शब्द अगर अच्छा अप्रोप्रिएट मतलब उसे सुंदर शब्द अगर यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है कि गाइड करना, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल जो है गाइड डिफरेंट तरीके से उसे क्या करेंगे, गाइड करेंगे। फिर आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग जैसे कि आपको पता ही है, ये जो है इसका मतलब होता है कि सहयोगियों के साथ, मतलब जो भी आपके पीयर हैं या फिर जो है आपसे जो बड़े हैं उनके साथ पारस्परिक संबंध, पारस्परिकता के आधार पर सीखना, पढ़ना, लिखना, ये सब मतलब क्या होता है, सहयोग से जो है सीखना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि बहुत सारे तरीके को बात किया जा रहा है, मल्टीपल तरीके का बात किया जा रहा है। तो मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में होगा आपको सबसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आंसर आएगा वो आएगा विभेदी अनुदेशन, ठीक है ना। क्योंकि आप डिफरेंस करके, ठीक है ना, सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि जो है बहुत तरीके का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक स्कूल है और उस स्कूल में क्या होता है, आपको पता है कि आपको ये बात पहले आप देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा का कौन सा कैटेगरी है, और बच्चों में आप अंतर कर लेते हैं। फिर उसको जो है और कौन से समानता है कि नहीं है, बच्चों में क्या अंतर है एक दूसरे से, और एक दूसरे बच्चों से क्या समानता है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, अपने आप समझने के बाद आप क्या करते हैं, आप जो है बच्चों को वहाँ से आप जो है पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे जो है उसे इंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं, गाइडेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत तरीके का खुद ही इसमें शब्द यूज किया गया, बहुत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये आप देखिएगा यहाँ पे बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीक, तो ये सब क्या करता है, ये आपको बता रहा है कि विभेद करने के साथ ही आप कैसे जो है गाइड करिएगा बच्चों को। तो इसका आंसर जो है आपको थर्ड आएगा। निम्नलिखित में से, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन में। इसे मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया था, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, ठीक है ना। एक प्रतिभाशाली बच्चा है, वो जो है लर्नर है, वो कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, यहाँ पूछ रहा है, वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाए तथा सहयोगी अधिगम के लिए यह आवश्यक है, ठीक है ना। अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसका काम है दूसरों को भी प्रतिभाशाली बनाना। उसके बाद से वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उसका महत्व है। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको जो है थर्ड लग रहा होगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण भी उच्च श्रेणी पा सकते हैं। तो एक प्रतिभाशाली बच्चे का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आपको थर्ड दिखेगा, क्योंकि ये इसमें समझाने जैसा कोई बात नहीं था, आंसर देख के ही आप समझ सकते हैं कि मतलब कि क्या चीज़ इसका आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन मतलब सबका साथ सबका विकास,
सबका विकास होना चाहिए, इसमें सबसे पहले यही चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केवल निर्योग्य छात्रों के लिए, जब भी कोई शब्द सिर्फ केवल से संबंधित हो ना, तो वो आंसर पहले ही काट दीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक दो उसका अपवाद आप देख सकते हैं, लेकिन आप आगे पढ़कर उसको जो है समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा चीज़ को, ऐसे शब्द हो तो ऐसे काट देना चाहिए। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि संपूर्ण कक्षा को आप नेगलेक्ट कर दीजिए और किसी एक जो 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 डिसेबल है एक बच्चा, उसको ही आप आधार रखिए। तो ऐसा तो कभी भी किसी भी मतलब प्रैक्टिकल बात हो ही नहीं सकती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक और बच्चों का जब यहाँ विकास की बात हो रही है, तो माता पिता से उसका कोई संबंध ही नहीं हो सकता है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पहला होगा कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मातिशिक प्रावधानों के निर्माण पर, मतलब उसको बहुत ही छोटा छोटा, ठीक है ना, जो है छोटे छोटे उसमें जो है उसको प्रावधान के आधार पर क्या करना चाहिए, जो विशिष्ट श्रेणी के बच्चे आते हैं, ठीक है ना, उनको जो है उन बच्चों पे आपको जो है ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वो एक समावेशी शिक्षा जो है बन सके। समावेशी बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, ठीक है ना। निस्सहायता मतलब होता है द काउज ऑफ लर्नड हेल्पनेस इन द चिल्ड्रेन इन देयर, मतलब निस्सहायता मतलब हेल्पनेस हुआ, तो उसका पूछ रहा है कि बच्चों में जो है हेल्पलेस खुद को समझते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, तो इसका सबसे कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय, ठीक है ना। मतलब अब बच्चा जो है किसी चीज़ को सीखने में अपने आप को हेल्पलेस अगर महसूस करता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला इसका आंसर आएगा, क्योंकि अगर बच्चे में ये भावना आ जाए कि ठीक है ना, कि वो जो है कभी भी जो है सफल नहीं हो सकते हैं, तो आप देखिएगा कि वो किसी चीज़ को सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसीलिए बाकी बात जितना भी ये तीनों ऑप्शन है वो जो है काफ़ी हार्श हो जा रहा है, ठीक है ना। जब भी बच्चों के बारे में कोई कठोरता की बात आ जाए, ठीक है ना, अभिभावक का तो कोई मतलब ही नहीं होता, अभिभावक को भी नेगेटिव नहीं दिखाना है और जो है बच्चों को भी नेगेटिव नहीं दिखाना है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है, तो उसके अभिभावक उसकी सहायता हेतु परामर्श जो है, अभिभावकों को क्या है उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। मतलब एक विद्यार्थी है जो हमेशा लगातार जो है निम्नतर श्रेणी, मतलब उसका कम जो है ग्रेड आता होगा जो भी हो, तो और उसके अभिभावक को जो है एक शिक्षक कैसे परामर्श कर सकता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन में वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए। तो ये इसका दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का, ठीक है ना, भलीभांति अगर कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर किया है उसकी कठिनाइयों का बताया जाएगा, तो इससे बच्चा और डेमोलाइज हो जाएगा। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दिया जाए, ये भी नहीं होगा। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो पहला होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो समस्या समाधान आप देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो पहली बात तो आपको कह रहा है इनसाइट जो है कोहल वर्ग द्वारा प्रेजेंट किया गया था, और इसमें जो है ये कहा गया था कि इंट्यूशन, इसको आप कहते हैं इनसाइड और इंट्यूशन एक ही होता है। मतलब अचानक से आपको किसी समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं और अचानक से आपके दिमाग में अगर कोई उसका सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है ना, कहते करते अचानक से किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए और अचानक से आपका दिमाग जो है इस तरह से काम करने लगे, आपका इंट्यूशन, किसी कहते हैं ना मेरा इंट्यूशन बहुत तेज़ी से काम कर गया, तो जो है उसको अगर आपसे अचानक से कोई आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ जाए कि हाँ ये इस प्रॉब्लम का कोई ये समस्या समाधान हो सकता है, तो इसका मतलब इनसाइट का मतलब ये हुआ। जैसे कि कोहल वर्ग ने क्या किया था, एक बंदर था, उसे जो है एक जो है बंद कर दिया गया था, जो है उसे जो है एक जो है जालीनुमा जो है कमरे में, और उसके बाद से उसमें क्या केले ऊपर में लटका दिए गए थे। केले लटकाने के बाद जो है उसके आसपास में बॉक्स रख गया था। तो उसके बाद से जो है बंदर सोच रहा था केले को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केला वो पा नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, बॉक्स को सोचा, अचानक उसके दिमाग में आया कि अगर बॉक्स को हम इस पे एक पे एक लगा दें तो
केला को हम पा जाएंगे। तो उसने क्या किया, बॉक्स को एक पे रखा और फिर केले को उसने पा लिया। तो ये क्या था, ये तुरंत उसके दिमाग में एक मतलब कि पहले से बहुत सारा कोशिश कर चुका था बच्चा को, मतलब बंदर उसको उछल कर लेने की कोशिश कर, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और तो इसलिए जो है उसने क्या किया, ये वो अचानक से उसके दिमाग में एक समाधान आ गया। उसके बाद से मतलब अंतर्दृष्टि को मैंने एक्सप्लेन किया कि अंतर्दृष्टि क्या होता है। फिर मानसिक प्रारूपता क्या होता है, मेंटल सेट होता है। मेंटल सेट मतलब होता है कि अगर आपने कोई काम पहले किया है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है ना, और ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है या दूसरा कोई प्रॉब्लम आ जाता है या उसी से मिलता जुलता भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है और आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को भी पहले ऐसा किया था, इसलिए अब इस प्रॉब्लम को उसी ढंग से सेट जो है सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये एक आपका मेंटल मतलब मस्तिष्क क्या है, आपको किसी एक सेट है, मतलब पूरी तरह से आप एक काम को ऐसे ही किया जा सकता है, ये है। तो ये क्या होता है, अगर आपका माइंड एक जो है एक स्थिर जगह पे टिक गया है तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बाधा बन सकती है, ठीक है ना। फिर मोर्चाबंदी आप देखेंगे, मोर्चाबंदी मतलब क्या होता है, इसका अगर दूसरा जो है इंटचमेंट यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है और इसका अगर आप हिंदी में दूसरा ईजी शब्द देखेंगे तो इसका मतलब हो रहा है दृढ़ स्थिति। आप मोर्चाबंदी ना किसी पॉलिटिकल शब्द में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन को चारों ओर से घेर लेते हैं तो क्या होता है, वो एक सीमित स्तर पे आ गया है, ठीक है ना। अब उससे आगे और कोई काम नहीं हो सकता है, तो वो भी क्या होता है, अब उससे आगे अगर कोई आप मतलब काम नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उस किसी जगह को चारों ओर से जैसे कि मान लीजिए किसी जगह को अगर चारों ओर से ऐसे घेर दिया जाए, ठीक है ना, ये शब्द का मतलब यही हुआ कि किसी चारों ओर के जगह घेर दिया जाए और आपको इतने ही में सब कुछ करना है, तो क्या होता है, वो हो सकता है कि आपकी जो समस्या सॉल्विंग में वो प्रॉब्लम डाल ले। उसके बाद फिक्सेशन मतलब भी क्या होता है, नियत, किसी चीज़ को स्थिर, फिक्सेशन निर्धारण, फिक्स मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फिक्स मतलब किसी चीज़ को नियत कर देना, किसी चीज़ को स्थिर कर देना। जब आपका मस्तिष्क जो है, ठीक है ना, किसी समस्या के समाधान में आपने उसे स्थिर कर दिया हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका जो है मस्तिष्क पूरा ओपन होना चाहिए, ठीक है ना, जो है पूरा डाइवर्जन इसकी स्थिति में होना चाहिए। तो ये कैसे आ सकता है, ये सबसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर आएगा अंतर्दृष्टि। तो ये अंतर्दृष्टि से आ सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता करी। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता को संकेत कर वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पूर्ण बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यपूर्ण स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो इसका आंसर होगा पहला कि वह बच्चों को पाठ समझने के लिए स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप भी खुद भी लगा सकते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, तो दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, तो दोनों जो है विकासात्मक जो है, इसमें एक करा है आधार जो है आधिकारिक सामान्यीकरण कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, विकासात्मक कर सकते हैं, अत्यधिक जो है हाइपर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों को सीखने की बात कर रही है। तो यहाँ जब भी आपको देखा जाए कि कोई चीज़ सीख रहा है तो सीखने में क्या आता है, जब सीखने की बात आती है तो वो क्या होता है, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। सरलीकरण नहीं हो सकता है उसका, ठीक है ना, वो विकास कर रहा है। सीखने का मतलब ये होता है किसी ने अगर आप हर रोज़ किसी न किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो सीखने का मतलब ये होता है कि आपका धीरे धीरे वो विकास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करती है। तनाव मतलब परीक्षा है और उसमें जो है स्ट्रेस दिखा रहा है और निष्पत्ति मतलब यहाँ पे आपको जो है परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो परफॉर्मेंस जब दिखा रहा है तो यह तथ्य निम्नलिखित में किस प्रकार की जो है संबंध है, तो इसका आप सबसे देखिएगा तो परीक्षा है। परीक्षा मतलब किससे संबंधित होगा, आपको पता है जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा आपको जो है कहीं ना कहीं आपके संज्ञान, आपके बुद्धि से, आपके कॉग्निटिव से स्टार्ट होती है और जो है अगर आप उसमें संवेग में आ जाते हैं मतलब इमोशनल हो जाते हैं परीक्षा के समय, किसी से परफॉर्मेंस करते करते आप क्या करते हैं, निष्पत्ति मतलब परफॉर्मेंस होता है, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप देख रहे हैं तो ये संज्ञा और भावना दोनों का, क्योंकि यहाँ संज्ञा और विलोपन दिखा रहा है। विलोपन मतलब उसका कहीं से भी तनाव का विलोपन से संबंध नहीं है। तनाव का निष्पत्ति परफॉर्मेंस अगर चिंता से नहीं हो सकता है तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा पहला।
एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक पद्धति प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोई दुर्घटना हुआ जिससे क्या हुआ, एक बच्चा का जो है परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो गया, वो जो है अनुकूल हो गया, मतलब खराब हो गया। तो उसके लिए सबसे बेहतर जो है परामर्श एक शिक्षक होने के नाते क्या दिया जा सकता है, यही पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह एक उपशामक उपाय है। उपशामक उपाय मतलब क्या होता है, उपशामक मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन करना। यहाँ पे शब्द से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके, ठीक है ना। तो यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आपको आंसर लगेगा तो ये इसका जो है सेकंड होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी बच्चे में जो है यह भावना भर दिया जाए कि वह जो है उसमें आत्मविश्वास की भावना आ जाए, तो कहे वो बच्चा किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी तरह का हो, उसमें जो है अपने आप को प्रूव करने की कहीं ना कहीं जो है क्षमता आ जाती है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम मतलब मोटिवेट, ऐसा कौन सा कारण होगा जो उसको सबसे कम मोटिवेट करेगा। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ जो है समानुभूतिपूर्ण स्नेह और सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों में अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। संसार में श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति मतलब परफॉर्मेंस से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसके सीखने के प्रयास के लिए कहना, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो है आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे जो है कम आपको किसी को बच्चे को अगर मोटिवेट करेगा तो वो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति जो है पाई जा सके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो है 26 क्वेश्चन में। इसमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट मत रखता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो इसका जो है आंसर होगा सेकंड। मैस्ले ने ऐसी बात कही थी कि बच्चे अपने जो है विकास और वृद्धि के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, मतलब सीखने में कक्षा में कौन सा सहायक हो सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ठीक है ना। मतलब बार बार बच्चे को क्या करना चाहिए, जो है उसे जो है मोटिवेशन को उसको बढ़ा देना चाहिए। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश की अवधि को, ठीक है ना। पहली बात तो कालांश की अवधि को अगर ज़्यादा कर दिया जाएगा तो जो है बच्चा में जल्दी सीखने लगेगा। ये इसका जो है आंसर तो पहले चौथा का तो पहले कैंसिल कर देना है कि वो नहीं हो सकता। फिर समानता बनाए रखने के लिए एक अनुदेशन पद्धति मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन, एक ही तरीके का, एक ही व्यवस्था, सबको एक ही तरह से सिखाना, ये इसका भी इससे आंसर नहीं हो सकता है। तो अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। क्योंकि अगर परीक्षण को ज़्यादा जो है बढ़ा दिया जाए तो बच्चा में सीखने का क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर सेकंड हो सकता है। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। चाहे कैसा भी बच्चा हो, भावनाएं तो सब में होती हैं और इस तरह जो है भावनाओं को नेगलेक्ट कभी भी नहीं किया जा सकता है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। किसी का बुद्धि का तेज है तो वो सब कुछ तुरंत ही उसका सॉल्व कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। तो इसमें इसका तीसरा आंसर यही होगा। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में विचलित नहीं होता, विचलित तो सब लोग होते हैं। तो इसमें जो है एक परिपक्व बोल रहा है, परिपक्व का मतलब होता है एक मेच्योर, तो मेच्योर आदमी हो तो भी उसमें जो है भावनाओं का तो वो अपना कहीं ना कहीं जो है उसका आधार होता ही अपने किसी भी समस्या के समाधान में। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो
अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, पितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर ये होता रहता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। वेद और एकीकरण के लक्षण, तो इसका चौथा आंसर होगा। इसका चौथा आंसर इसलिए होगा क्योंकि आप देखिएगा कि बच्चा क्या होता है, पहली बार जब आता है तो उसे वो चिल्लाना उल्लाने लगता है, लेकिन जब दूसरी बार आता है तो क्या करता है, उसे ये समझ में आ जाती है कि मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब वो अपने आप को जो अंतर आता है उस अंतर के साथ जो है वो क्या करता है, एकीकृत कर लेता है, मतलब अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। तो इसका ये जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चौथा होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए दूसरे सहोदर भाई बहनों का होता है। तो बुद्धि कभी भी जो है अगर कोई बच्चा एक ही साथ पला बड़ा है तो उसकी बुद्धि समान होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो अनुभव मस्तिष्क के को प्रभावित करता है, ये आपको पता ही है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यालय जाने से बच्चों का बुद्धि का विकास होता है। ये नहीं होगा, इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पहला होगा। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जो है लाइक कर, इसे जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।